हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट 5, क्या हमारी यूनिट 5 या फिर इकाई 5, ठीक है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। हमारी टीम के द्वारा आपको इसके प्रमुख चैप्टर जैसे कि संविधान सभा, ठीक है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, ठीक, इसके साथ ही हम लोग ने मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उनके विपक्ष के नेता, इन सब चीज के हमारे लेक्चर हो चुके हैं। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश में सुशासन या अभिशासन व्यवस्था। क्या मध्य प्रदेश में सुशासन या अभिशासन व्यवस्था? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं प्रशासन है क्या। प्रशासन, प्रशासन से पूर्व आता है शासन, और शासन के पश्चात आता है प्रशासन, और प्रशासन के पश्चात आता है क्या? सुशासन। ठीक है, शासन, शासन का सिंपल सा अर्थ है सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां, और जब उन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन जिस एजेंसी के द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रशासन। और जब यही प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से चलता है, यानी कि किसी देश या राज्य द्वारा प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन, जिससे अधिक जन कल्याण सुनिश्चित हो, ठीक है, जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सुशासन। ठीक है, आई होप आप ये तीनों टर्म समझ गए होंगे कि शासन, प्रशासन और सुशासन में क्या अंतर है। ठीक है, सुशासन नई अवधारणा है। देखिए, सुशासन शब्द की उत्पत्ति 1990 में किसके द्वारा की गई थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक अभी बहुत ही चर्चे में। क्यों चर्चे में? क्योंकि भारत के अजय बंगा जी इसके क्या बने? हेड बने। कौन? अजय बंगा क्या बने? वर्ल्ड बैंक के हेड बने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले 1990 के दशक में किसकी संकल्पना या अवधारणा प्रस्तुत की थी? सुशासन की। और सुशासन के अंतर्गत 8 कंपोनेंट बताए थे। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, कितने? 8 कंपोनेंट बताए थे। अब वो 8 कंपोनेंट हम लोग लेक्चर में आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, सुकरात ने बोला है न्याय ही सबसे बड़ा सुशासन है। न्याय ही सबसे बड़ा सुशासन। ये किसने बोला? ये सुकरात ने बोला है। बहुत ही फेमस थिंकर है। कहाँ के? यूरोप के। ठीक है, ये क्या है आपको याद रखें, न्याय ही सबसे बड़ा सुशासन है। कभी भी जब आप ऐसे लिखे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको तुलसीदास जी का एक बहुत ही अच्छा सा दोहा है, उसका क्या नाम दोहा है? ना ही दरिद्र को दुखी दीना, ना ही दरिद्र को दिख दीना, ना ही को अबुद लक्षण विहीना, ना ही को अबुद लक्षण विहीना। ये बहुत ही शानदार दोहा है। इसका मतलब होता है कि ना ही दरिद्र कोई दुख देना, मतलब ऐसा राज्य हो या ऐसी राजा का राज्य हो जहां पर कोई भी व्यक्ति ना दरिद्र हो यानी कि गरीब हो, और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख हो, और ना ही वह किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, और ना ही उस बीमारी के उसमें लक्षण विद्यमान हो। ठीक है, ऐसा क्या, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? जनता होना चाहिए। ऐसा हमारा राज्य होना चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की असुविधा वहां की जनता के समक्ष उपस्थित ना हो। ठीक है, ये किसने बोला है? तुलसीदास जी ने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में सुशासन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहाँ से कवर कर रहे हैं इसे? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश शासन का है 2022-23। इसी से हम लोग ने सारा कंटेंट उठाए हैं। ठीक है, सुशासन का। देखिए, इसी कंटेंट में सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन ने एक लाइन लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हितं, प्रजानां च हिते हितम। ठीक, और साथ ही नत्म प्रियम प्रिय राज्ञा, नत्म प्रियम प्रिय राज्ञा, प्रजानां तुम प्रियम प्रियम, तुम प्रियम प्रियम। ठीक है, ये किसने? मध्य प्रदेश शासन ने अपनी टैगलाइन या इस स्टार्टिंग सुशासन जब उन्होंने किया है, इसी टैगलाइन से उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसका अर्थ आप देख लीजिएगा, वैसे प्रीलिम्स में आएगा नहीं, कभी ऐसे में आए तो आप लिख दीजिएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या? सुशासन।
देखिए सुशासन के सिंपल से 8 कंपोनेंट है, किसके द्वारा सुझाए गए हैं ये, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुझाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या हम लोग, सेंसस ओरिएंटेड। ठीक है, सेंसस ओरिएंटेड के पश्चात पार्टिसिपेशन यानी कि जनभागीदारी, इक्विटेबल एवं इंक्लूसिव, ठीक है, समावेशिता। ठीक, इसके पश्चात के इफेक्टिव एवं एफिशिएंट, प्रभावी और कैसा हो, सक्षम हो। इसके पश्चात रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रिस्पॉन्सिव, उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता और अकाउंटेबल बोलते जवाबदेहिता। ये सब क्या है, उसके 8 कंपोनेंट है। इन्हीं 8 कंपोनेंट यदि किसी राज्य में या फिर कंट्री में उपस्थित होते हैं, यानी कि वह राज्य कैसा होगा, सुशासन होगा, यानी कि गुड गवर्नेंस होगी वहां पे, क्या, गुड गवर्नेंस होगी। इन 8 कंपोनेंट की यदि उपस्थिति है और इन 8 कंपोनेंट के माध्यम से शासन का संचालन किया जा रहा है, तो वह किस श्रेणी में आता है, सुशासन की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। देखिए भागीदारी, सबसे पहले तो पार्टिसिपेशन जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके पश्चात सर्वसम्मति उन्मुख, सर्वसम्मति उन्मुख, ये आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है। ठीक है, इसके पश्चात जवाबदेह, जवाबदेह के पश्चात पारदर्शी, पारदर्शी के पश्चात उत्तरदायी। ठीक है, जवाबदेह कानूनी बाध्यता होती है, जबकि उत्तरदायी कैसी बाध्यता होती है, नैतिक बाध्यता होती है। ये बेसिक अंतर होता है दोनों में। ठीक है, छठवां फिर प्रभावी एवं कुशल, और सातवां क्या है, न्याय संगत एवं समावेशिता, न्याय संगत एवं समावेशिता। और अंतिम क्या है, कानून का शासन। ये क्या है, प्रमुख 8 कंपोनेंट है किसके, सुशासन के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन की स्थापना करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रयास क्या किए गए, 2010 में, 2010 में मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया था। कब, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। ठीक है, इसे विश्व स्तर पर भी पुरस्कार दिया गया इस गारंटी अधिनियम को। ठीक है, 2010 में आ गया था, और वर्तमान में इसमें कितने विभाग हैं, 48 विभाग की 696 सेवाओं को अधोसूचित किया गया। कितनी, 696 सेवाओं को अधोसूचित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, लोक सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा में प्रदान करने का ये कानूनी अधिकार है। क्या है, लोक सेवाएं, यानी कि जो जनता की जो सेवाएं होती है उसे निश्चित समय सीमा पे, यानी कि जब आय प्रमाण पत्र बनाने आप जाते हैं तो केवल आपको एक ही दिन का समय मिलेगा, यानी कि एक दिन में आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, ना कि वो पहले की तरह 8 9 10 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, लोक सेवाओं को त्वरित से त्वरित या शीघ्र अतिशीघ्र जनता को उपलब्ध कराना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये क्या है, इसकी टैगलाइन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आया था ये। ठीक है, इसके अंतर्गत 48 विभाग की 696 लोक सेवाओं को अधिसूचित किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, लोक सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान करने का कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा प्रयास क्या किया गया, मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, और ये कब प्रारंभ किया गया था, 2012 में। देखिए इनके आपको ईयर याद रखने, यही ईयर डायरेक्ट आपको आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का, तो इसका उद्देश्य था लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिक सेवाओं का आवेदन एवं वितरण सुनिश्चित करना। किसके माध्यम से, लोक सेवा केंद्र। प्रत्येक विकास खंड में एक लोक सेवा केंद्र होता है। ठीक है, इन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से क्या, नागरिक सेवाओं के आवेदन प्राप्त करना और उसे वितरित करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। किसका, मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। ठीक है, और ये किसका भाग है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का भाग है। कब, किसका, नेशनल ई गवर्नेंस का ये भाग है। और ये नेशनल ई गवर्नेंस कब आई थी, 2006 में आया था ये। ठीक है, अब इस पोर्टल के अंतर्गत कितनी सेवाएं प्रदान की जा रही है, तो 548 सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है।
ठीक है, ये आपको सर्विसेज याद रखना है, एक्चुअल डेटा ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डेटा ही पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कब, 2012, और इसके माध्यम से कितनी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है पब्लिक को, तो 548। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलता है, समाधान एक दिवस योजना। क्या है, समाधान एक दिवस योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को जो महत्वपूर्ण सर्विसेज होती हैं वो अतिशीघ्र उपलब्ध कराना। समाधान एक दिवस कार्यक्रम ये कब से प्रारंभ किया गया था, 2018 से। इसका उद्देश्य क्या था, नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवा शीघ्र उपलब्ध कराना, और साथ ही इसके अंतर्गत कितनी सेवाओं को शामिल किया गया, 42 सेवाओं को शामिल किया गया। ठीक है, जो एक ही दिवस में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, यदि किसी का इनकम सर्टिफिकेट बनाए तो लोक सेवा केंद्र में आपको एक ही दिन में यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो इसके लिए मना नहीं कर सकते। यदि मना कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, समाधान एक दिवस कार्यक्रम कब, 2018। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस, ठीक है, 2024 न्यू कंटेंट में आपको मिल जाएगी, और इसकी लिंक कहाँ दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्रयास किए गवर्नमेंट ने, तो लोक सेवा केंद्रों की स्थापना और उप लोक सेवा केंद्रों की स्थापना। जो लोक सेवा केंद्र होंगे ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, ब्लॉक में मिलेंगे या फिर विकास खंड में मिलेंगे। प्रत्येक विकास खंड में एक लोक सेवा केंद्र होगा, और जबकि उप लोक सेवा केंद्र कहाँ पर होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। और इन लोक सेवा केंद्रों में वर्तमान में कितने लोक सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, 430 लोक सेवा केंद्र। ठीक है, और 730 में से 194 उप लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, और अब तक इन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 8.92 करोड़ एप्लीकेशंस प्राप्त हो चुके हैं। कितने, 8.92 करोड़ एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं। किसको, गवर्नमेंट को। किसके माध्यम से, लोक सेवा केंद्र, उप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से। अब इसके पश्चात सरकार का दूसरा प्रयास क्या है कि सीएम हेल्पलाइन योजना, सीएम हेल्पलाइन नंबर को कितना है, 181 है। ठीक है, और ये कब से प्रारंभ किया गया है, ये पूछ सकता है, ये जुलाई 2014 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों के लिए एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। क्या है, नागरिकों के लिए फिर पब्लिक के लिए एक इंटीग्रेटेड, जो भी आपकी शिकायतें हैं उसका निवारण करेगी ये, और नागरिक सुविधाओं संपर्क प्रणाली उपलब्ध कराएगी। यानी कि आपको कुछ भी समस्या हो रही है, वो शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, उसके लिए आप सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो जाता है। ये क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब इसका डेटा देख लेते हैं 2023 तक, 2014 से लेकर के 2023 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20, 50, 60, 37, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और इसमें से 98% जो शिकायतें हैं इनका क्या हो चुका है, समाधान हो चुका है। ठीक है, आपको ये डेटा याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो सीएम हेल्पलाइन है, इसमें आप 150 यानी कि 1500 प्रारूप में आप क्या सकते हैं, इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। सॉरी, कितने, 1500 प्रारूप में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये कैसी प्रक्रिया है, एक पेपरलेस प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शासन को या प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शासन प्रशासन को क्या बनाना, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाना। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में कि सीएम हेल्पलाइन जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाते हुए पारदर्शी बनाना। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है, मुख्यमंत्री जन सेवा योजना, सीएम जन सेवा योजना, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कॉल पर सेवा योजना, कॉल पर सेवा योजना। इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को कहीं से भी किसी भी सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए क्या है, चैनल प्रोवाइड करवाता है। ये क्या करवाता है, आप यदि मान लीजिए आंध्र प्रदेश में भी बैठे और आपकी कोई सेवा है, ठीक है, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ चाहिए, तो आप वहीं से ही क्या कर सकते हैं, आवेदन आप
फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और उस सेवा का आपको क्या मिला जाएगा, लाभ मिल जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसका, सीएम जन सेवा योजना का, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल पर सेवा योजना। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। इसके पश्चात एक और डैशबोर्ड चलता है, सीएम डैशबोर्ड, ठीक है, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं वितरण, ठीक है, और परियोजनाओं और राज्य के विभिन्न विभागों को सौंपी गई गतिविधियों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए क्या किसका निर्माण किया गया, डैशबोर्ड, सीएम डैशबोर्ड का निर्माण किया गया। यानी कि सिंपल से अर्थ में बोले, जो भी सरकार की योजनाएं या परियोजनाएं संचालित हो रही है, जो भी सेवाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है, उन सेवाओं को ट्रैक करने के लिए किसका निर्माण किया गया या किसको स्थापित किया गया, सीएम डैशबोर्ड को स्थापित किया गया। और इसके माध्यम से वर्तमान में 33 विभाग की 200 डैशबोर्ड को विकसित किया गया। कितनी, 33 विभाग की 200 डैशबोर्ड को विकसित किया गया। ये क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयास, ठीक है। और साथ ही अभी कोरोना के पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल भी लॉन्च किया है। कौन सा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। और आपने सुना होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप कब आया था, 2023 में, ठीक है, कब आया था, 2023 में आया था ये रोड मैप, ठीक है। आपको हमारे जो टीम है उसने टीम के माध्यम से ही आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लेक्चर लिया गया है, ठीक है। आप वहां से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल के माध्यम से 4 सेवाओं को, कितने, इसके 4 स्तंभ है, और 4 स्तंभों की पूर्ति के लिए कितने मिशन प्रारंभ किए गए हैं, 8 मिशन प्रारंभ किए गए। सबसे पहले 4 स्तंभ कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या, बुनियादी ढांचा, ठीक है, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा के पश्चात क्या है, सुशासन। सुशासन के पश्चात क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा। और स्वास्थ्य शिक्षा के पश्चात क्या है, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ये क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 स्तंभ है। और इन्हीं 4 स्तंभों की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए या फिर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 8 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। कितने, 8 मिशन प्रारंभ किए गए। सबसे पहले मिशन अर्थ, ठीक है, मिशन अर्थ के पश्चात मिशन दक्ष, मिशन दक्ष के पश्चात मिशन ग्रामोदय, मिशन ग्रामोदय के पश्चात मिशन निरामय, निरामय के पश्चात मिशन बोधि, बोधि के पश्चात मिशन जनमन, और मिशन नगरोदय, और फिर मिशन निर्माण। ऐसे 8 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। किसकी पूर्ति के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो हमारा रोड मैप है उसके जो 4 स्तंभ है, उन 4 स्तंभों की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 8 मिशन को प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर पोर्टल, ठीक है। ये भी क्या है, सुशासन की दृष्टि से सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, ठीक है। इसके पश्चात सरकार के द्वारा और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, कानूनी व्यवस्था में सुधार किया गया। सबसे पहले किसमें, कानून व्यवस्था एवं विधि एवं विधायी सुधार किए गए। क्या, कानून व्यवस्था और विधायी एवं विधायी सुधार, विधि एवं विधायी सुधार, ठीक है। इसके माध्यम से क्या क्या किया गया, सबसे पहले डायल जो हमारा 100 है, डायल 100 का अग्निशमन और किसमें, अग्निशमन और एम्बुलेंस 108 में इसका क्या किया गया, एकीकृत कर दिया गया इनको, ठीक है। आप डायल 100 के माध्यम से क्या बुला सकते हैं, अग्निशमन भी बुला सकते हैं और साथ ही आप एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं, ठीक है। EFIR सिस्टम को लागू किया गया सरकार के द्वारा। कौन सा, EFIR, ठीक है। इसके पश्चात ई प्रिजन कार्यक्रम चलाया गया। ई प्रिजन कार्यक्रम यानी कि जो भी कैदी है उनको उनके घर वालों से बातचीत करने के लिए आपको इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। किसके अंदर, जेल के अंदर ही। साथ ही अन्य कार्य में देख सकते हैं, वाणिज्य एवं अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया। क्या, वाणिज्यिक एवं अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया, अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया। साथ ही रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन किया गया। किसका, रेडियो ओवर इंटरनेट
प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन किया गया। साथ ही साइबर फोरेंसिक लैब का आधुनिकीकरण किया गया। साइबर लैब फोरेंसिक का आधुनिकीकरण किया गया। इसके साथ ही ई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। किसकी? ई कोर्ट। ठीक है, देखा होगा आपने, यूट्यूब में आपको सारा प्रसारण मिल जाता है और आप कहीं भी बैठे हो तो आपकी सुनवाई ई कोर्ट के माध्यम से आसानी से हो सकती है। साथ ही पर्यटन या पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्यटन पुलिस का भी कंसेप्ट प्रारंभ किया। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसकी दृष्टि से? सुशासन की दृष्टि से। इत्यादि कार्यक्रम कानून व्यवस्था और विधि एवं विधायी सुधार के अंतर्गत किए गए हैं। किसके माध्यम से? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसके पश्चात प्रश्नोत्तर की ऑनलाइन प्रक्रिया। ठीक है, विधानसभा सचिवालय में आप प्रश्नोत्तर करने के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया को भी अपनाया गया या प्रारंभ किया गया। ठीक है, वर्तमान की जो विधानसभा है 2023 वाली लास्ट वाली, उसमें 230 सदस्य में से 86 सदस्यों ने ऑनलाइन प्रश्न पूछे थे। कितने ऑनलाइन प्रश्न पूछे थे? कितने? 86। ठीक है, तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं राजस्व के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले भू अभिलेखों को क्या किया गया? डिजिटल किया गया। भू अभिलेख यानी कि जैसे आपका खसरा हुआ जमीन का, नक्शा हुआ, ये सब आपको कंप्यूटर के माध्यम से आपको त्वरित प्रोवाइड करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, साथ ही 52 जिलों में, कितने? 52 जिलों में यह सेवा उपलब्ध कराई जा रही है वर्तमान में। अब तो वर्तमान में 55 जिले हो चुके हैं, तो 55 जिले भी शामिल कर सकते हैं आप। ठीक है, और कितने? 13,708 मैप सीटों को डिजिटल किया गया। कितने? 13,708 सीटों को क्या किया गया? डिजिटल किया गया। ठीक है, राजस्व विभाग की समस्त सेवाएं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये क्या हुई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन की स्थापना के लिए ये प्रयास किए गए हैं। अब देखते हैं सुशासन की उपलब्धि क्या हुई है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले, ठीक है, सुशासन की उपलब्धि में तो पर्यावरण अनुकूल सतत विकास किया गया है। क्या? पर्यावरण अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा मिला है। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा मिला है। देखिए, इसके अंतर्गत प्लास्टिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसका? प्लास्टिक सड़कों का। देखिए, प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक में आते हैं, यानी कि इनका विघटन आसानी से नहीं हो पाता। इनको विघटित होने के लिए कम से कम 400 से लेकर 500 साल लगते हैं। तो इन्हीं प्लास्टिक को एकत्रित करके प्रदेश सरकार के द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 1220 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। कौन सी सड़क होंगी? वो प्लास्टिक की सड़कें होंगी। पता नहीं ये कहाँ पर है, लेकिन गवर्नमेंट की किताब में लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी उपलब्धि क्या है? खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण 2022-23। ठीक है, कितने? खाद्यान्न उपार्जन, लिख लीजिए, खाद्यान्न उपार्जन और वितरण वर्ष 2022-23 में। ठीक है, आधार आधारित राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि जिसके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड लाओ और राशन ले जाओ योजना। ठीक है, यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसके माध्यम से कितनी? 26,284 जो सरकारी उचित मूल्य की दुकान है, उनके माध्यम से आपको खाद्यान्न क्या करवाया जा रहा है? उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, और आपको कौन सा कार्ड चाहिए? केवल आधार कार्ड चाहिए आपको। ठीक है, ये क्या हो गई? एक उपलब्धि हो गई। तीसरी उपलब्धि हो गई क्या? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, इसके माध्यम से 7.30 लाख परिवारों को 7.30 लाख परिवारों को अंतर जिला पोर्टेबल राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अंतर जिला यानी कि आप किसी एक जिला के निवासी हैं और आपका उस जिला का क्या बना है? राशन कार्ड बना है, लेकिन आप दूसरे जिले की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के उसी राशन कार्ड से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की उपलब्धि। ठीक है, इसके पश्चात समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है। समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। ठीक है, वर्तमान में 797
छात्रावास संचालित किए गए हैं। कितने? 797 छात्रावास सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थियों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से क्या मिल रही है? स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिल रही है। साथ ही मेधावी छात्रवृत्ति योजना आपने सुनी होगी। ठीक है। ये सब क्या हो रहे हैं? सुशासन के लाभ हैं या उपलब्धियां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जनभागीदारी, जनभागीदारी को भी क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। ठीक है। साथ ही विकेंद्रीकृत और पैसा अधिनियम, कौन सा? पैसा अधिनियम। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है किसके माध्यम से? पंचायतों के माध्यम से। और पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में किया गया किसके माध्यम से? पेसा एक्ट के माध्यम से। कब कब बना था? एक 1996 में बना था। और इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी? भूरिया कमेटी बनी थी। कौन सी? भूरिया कमेटी। ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, इसका फुल फॉर्म है पेसा का। ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कब इसे लागू की? 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। और कहाँ से लागू किया गया था ये? लालपुरा ग्राम, कहाँ से? शहडोल से। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? पैसा एक्ट का सिंपल सा उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार किसको दिए गए? ग्राम सभा को दिए गए। जो भी उनके क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे, चाहे वो खनिज के खदान हो, ठीक है, या फिर वन संसाधन हो, ठीक है, इत्यादि के संबंध में जो भी निर्णय या लाइसेंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो किसके माध्यम से करवाए जाएंगे? ग्राम सभा के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। ये क्या था? पैसा एक्ट का मुख्यतः उद्देश्य था। ठीक है। अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुशासन को मूर्त रूप देने के लिए संस्थागत प्रयास किए गए हैं। ठीक है। वो संस्थागत प्रयास कौन कौन से? सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल में भी कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? जब सैर सपाटा जाएंगे उसी के बाजू में है। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और 2014 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में शासन प्रणाली और नीति संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। किसके? राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। वो भी किसके लिए? नीति के निर्माण और नीति में सुधार के लिए। ठीक है। अब इस संस्था के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं सुशासन के लिए? सबसे पहले चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0 कब प्रारंभ किया गया था? 2021 में। देखिए यही योजना आपके प्रीलिम्स में पूछ सकती है। क्यों पूछ सकती है? क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी योजना है। आपने सुना होगा अभी सीखो कमाओ योजना, उससे पूर्व यही योजना संचालित हो रही थी। क्या था उसका नाम? चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम युवा इंटर्नशिप योजना, सीएम युवा इंटर्नशिप योजना कब प्रारंभ की गई है? 2022-23 में। ठीक है। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 को भी जारी किया गया। क्या? मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट को 2022 से प्रारंभ किया गया। ये क्या किसके द्वारा किए जा रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। कब बना था? 2007 में बना था। और इसका नाम चेंज कब हुआ? 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश शासन प्रणाली और नीति संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और संस्था के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? सबसे पहले सीएम यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0 2021 में प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना 2022-23 प्रारंभ किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 से जारी की जा रही है। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था के द्वारा। साथ ही इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान प्रबंधन पोर्टल को भी संचालित किया जा रहा है। ज्ञान प्रबंधन
पोर्टल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी नीति एवं विश्लेषण संस्थान के द्वारा। और ये जो ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है प्रशासनिक नवाचारों को प्रदर्शित करती है। किसे? एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इनोवेशन होते हैं उसको प्रसारित करने का कार्य करता है। क्या? ज्ञान प्रबंधन पोर्टल। साथ ही टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स जो बनती है इनका गठन किया गया। अभी वर्तमान में कौन कौन सी टास्क फोर्स बनी है? GSDP, ठीक, सांख्यिकी टास्क फोर्स, IMR और MMR टास्क फोर्स, ठीक है, ये प्रमुख टास्क फोर्स बने हुए हैं। ठीक, अब दूसरा संस्थान का नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कब बना था? 1972 में बना है। और इसका नाम जब योजना आयोग का नाम परिवर्तित हुआ तभी इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नीति एवं योजना सलाहकार की भूमिका निभाता है ये। यानी कि जो भी हमारे सरकारी विभाग है, सरकारी उपक्रम है, ठीक है, उनके लिए क्या बनाते हैं? नीति एवं सलाहकारी योजना बनाने का काम करता है। कौन? मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। और जिसके हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी होते हैं। अब इस योजना आयोग के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? सबसे पहले आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसे 2018 में। देखिए आपको ईयर्स याद रखने ही है क्योंकि यहाँ से ईयर्स में ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, प्रीलिम्स में। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के आकांक्षी विकास खंडों का व्यापक विकास सुनिश्चित करना। किसका? विकास खंड, यानी कि ब्लॉक का समग्र विकास करना, ठीक है। और वर्तमान में कितने विकास खंडों का चयन किया गया? 50 विकास खंड या 50 ब्लॉक का चयन किया गया। और इसके लिए 75 मानक निर्धारित किए गए हैं। कितने? 75 मानकों का निर्धारण किया गया। ठीक है, ये क्या है? आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2018 में। इसके साथ ही CM प्रगति पोर्टल, किसी भी योजना की प्रगति, ठीक है, प्रोग्रेस को जानने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया? CM प्रगति पोर्टल। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, साथ ही सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा, ठीक है, हमारे सिलेबस में भी है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, ये कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के द्वारा। और साथ ही और अन्य क्या क्या कार्य किए गए हैं? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति लाई गई है। कौन सी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, साइंस एवं टेक्नोलॉजी पॉलिसी कब आई थी? 2022 में। याद रखना है आपको ना। मध्य प्रदेश राज्य जल नीति, मध्य प्रदेश राज्य जल नीति कब लाई गई थी? 2002 में। ठीक है, सहकारिता नीति, ठीक है, अभी नया मंत्रालय बना था, आपको याद होगा। और इसके मंत्री कौन थे? माननीय हमारे गृह मंत्री जी थे, अमित शाह। ठीक है, कहाँ पे बना था? केंद्र में बना था। नवीन मंत्रालय क्या था? सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, और साथ में मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ये भी 2022 की है। तो आपको ये नीतियाँ याद रखना है। ठीक, ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश में सुशासन को स्थापित करने के लिए जो संस्थागत प्रयास किए गए हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए सुशासन के क्षमता संवर्धन के लिए भी कुछ कुछ प्रयास किए गए हैं। देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, कभी भी प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए ये IMP है। ठीक, सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है? सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन, ठीक है, क्षमता संवर्धन के लिए क्या क्या संस्थाएं बनाई गई हैं? ठीक है, RCPP नरोना प्रशासन एकेडमी। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? इसी संस्था में होगी। कब? 1966 में ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1975 में इसे 1975 तक इसे क्या कहा जाता था? मध्य प्रदेश प्रशासन एकेडमी। और 2015 में इसे
ISO प्रमाण पत्र 9001 कॉलम 2008, ठीक है, 3 वर्षों के लिए प्रोवाइड किया गया था। ठीक, और तीसरा प्रयास क्या है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, कब स्टेब्लिश हुआ, 1981 में। ठीक है, ये पर्यावरण संबंधी सलाह किसको देता है, सरकार को देता है। और साथ ही राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, कब बना, ये 1987 में। कब, 1987 में। इत्यादि प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन की स्थापना के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही उनके संवर्धन और विकास के लिए भी इत्यादि योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। देखिए, आपको ये सारी योजनाओं और योजनाओं के उद्देश्य के साथ साथ उनके ईयर आपको याद करने हैं। और हमारे चैनल, इसमें टेलीग्राम चैनल में आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS